इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो साइलेंट में अकेला था, जिसका नाम होता है एरिक। एक लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास आकर रुकता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये कार उसी के ही दोस्त की थी। और वो अपने कार से उतरकर एक रेड बैग निकालता है और इन दोनों कार्स के नंबर प्लेट चेंज कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों गाड़ियों से फिंगरप्रिंट रिमूव करता है और आगे का सफर पैदल ही करने लगता है। वो समुद्र के किनारे एक घर पर पहुंचता है और वो अपनी गन निकालते हुए पूरे घर को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। और एकदम से उसे लगता है कि उसे किसी ने पुकारा है और वो बाहर निकल कर देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। लेकिन फिर उसे वही आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करते उसकी तरफ जाता है और वो एक समुद्र के किनारे की तरफ पहुंचता है, जहाँ उसे एक मेटल का बैग दिखता है और वहाँ पर उसे बहुत सारा खून भी दिखता है। और वो खून देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे वहाँ पर एक औरत का ब्रेकलिस्ट दिखता है और वो समझ जाता है कि ये सब डेनिस नामी औरत का हो, पर उसे कुछ भी कंफर्म नहीं था। इसीलिए वो पास पड़ी एक बकेट उठा के सब कुछ क्लियर कर देता है और उस बकेट को भी समुद्र में फेंक देता है। तभी उसे दोबारा किसी आदमी की पुकारने की आवाज आती है और वो देखता है कि वो मैट था, जो उस औरत का बेटा था। और फिर एरिक उससे उसकी मॉम के बारे में पूछने लगता है। मैट उसे बताता है कि मैंने उसे यहाँ आते देखा ही नहीं। और जैसे ही वो दोनों घर पर पहुँचते हैं, दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये लोग 40 मिलियन डॉलर्स की एक पेंटिंग चुरा कर लाए थे, जिसके बाद उनका प्लान था कि ये लोग इस घर में स्टे करेंगे और इसके बाद मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आना था डेनिस को, जिसके बाद वो पेंटिंग थी। अब तो वो यहाँ पर थी भी नहीं और उन दोनों को लगता है कि जरूर एरिक ने उस औरत को मार दिया है, क्योंकि जो पेंटिंग डेनिस के पास आनी चाहिए थी वो उस टाइम एरिक के पास थी। और जाहिर सी बात है, डेनिस को मारकर उसका हिस्सा भी तो बढ़ जाता। मैट और पॉल एरिक को ये बातें नहीं बताते। वो एरिक को बताते हैं कि हम एक दिन यहाँ पर डेनिस का इंतजार करेंगे, तो फिर अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इसमें एरिक उन दोनों के फोन उठाकर रेड बैग में डाल देता है और उन्हें समुद्र के बीचों बीच में गिरा देता है। अभी एरिक वापस लौटा भी नहीं था, तभी उसे समुद्र से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी बड़ी थी जो मैट और पॉल को भी सुनाई दे रही थी। और एक अजीब बात इस आवाज में ये भी थी, इस आवाज ने इन तीनों को ही हिप्नोटाइज कर दिया था और ये तीनों ही ज़ॉम्बीज़ जैसी चाल चलते हुए उस समुद्र तक चले जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो ये तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर आए कैसे। ये लोग घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं ये सब जरूर किसी थकावट की वजह से हुआ होगा। ये लोग सोने का डिसाइड करते हैं। मैट और पॉल अपनी माँ के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थे और पॉल उसे हौसला देता है कि हम यहाँ पर अपनी माँ के लिए इंतजार करेंगे, क्या पता कल तक हमारी माँ वापस आ जाए। और फिर पॉल एरिक के पास आता है और कहता है कि सच बताओ, कहीं तुमने तो नहीं डेनिस को मार दिया। इसलिए अपना और एरिक का रिश्ता छुपाने के लिए वो पॉल को यकीन दिलवाता है कि मैंने नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं जो नहा कर बाहर निकलता है तो उसे खून से भरी वही पैकेट नजर आती है जिसे एरिक ने समुद्र में फेंक दिया था। वो उस बकेट को देखकर हैरान रह जाता है। वो जैसे ही उस बकेट में हाथ डालता है और उसके अंदर से उसकी मोम का बास्केट निकलता है। ये सब देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसका शक यकीन में बदलने लगता है। उसे लगता है कि जरूर एरिक ने उसकी मोम को मार दिया है। मैट एरिक के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और पॉल उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में बहस चल जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनके दरवाजे पर नॉक होने लगी। दरवाजा उन्होंने खोल कर देखा कि वहाँ पर एक लड़की थी जो काफी घबराई हुई थी, जो उनसे मदद मांग रही थी। मैट और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, जबकि मैट उसको उनकी पार्टी को देखता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर इस पार्टी को यहाँ पर किसने रखा। जैसे ही एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचते हैं कि तभी वहाँ पर देखते हैं कि उनकी दोस्त जख्मी पड़ी हुई थी। एरिक उस लड़की को सीपीआर देता है और उसे होश दिला देता है। इसके बाद एरिक उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है, लेकिन मैट उसे सवाल करता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आई। और लड़कियाँ बताती है कि हमारी बोट का एक्सीडेंट हो गया था और हम तैरते तैरते यहाँ तक पहुँचे। ये लोग जब इन तीनों से नाम पूछते हैं तो ये तीनों अपने अजीब से नाम बताती है। इनके नाम सुनकर ये लोग हंसते भी हैं। अब वो लड़कियाँ इन तीनों के बारे में इनसे पूछती है और ये लोग अपनी कहानी छुपाकर झूठी कहानियां बताने लगते हैं। ये लड़कियां पूछती हैं तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए। एरिक कहता है कि हम यहाँ पर एक पार्टी मनाने के लिए आए हैं। अब लड़कियां इनसे इनका फोन मांगती हैं ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके, लेकिन फोन तो उन्होंने पहले ही समुद्र में फेंक दिए थे। तो एरिक यहाँ पर एक और झूठ बोल देता है और कहता है कि हमने यहाँ पर एक रूल बनाया था, जो भी इस पार्टी में आएगा वो कोई भी फोन नहीं लेके आएगा। अब लड़कियों को ये बात अजीब लग रही थी, इसीलिए मैट उनसे कहता है कि सुबह होते ही हम आप लोगों को वहाँ पर छोड़ देंगे, जहाँ से आप लोगों की कोई मदद भी कर देगा और आपको वहाँ पर फोन
भी मिल जाएगा। अब एक लड़की को वॉशरूम जाना था, पॉल उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता दिखाता है और साथ ही वो पेंटिंग जो उन्होंने चुराई थी चुपके से वो उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। और तभी उसकी नजर एक रेड बैग पर भी पड़ जाती है जो एरिक ने समुद्र के अंदर फेंका था, जो एक अजीब बात थी। और उस टाइम ज्यादा सोचता नहीं और उस बैग को उसी बेड के नीचे छुपा देता है जहाँ पर उसने पेंटिंग छुपाई थी। पॉल घबराता हुआ मैट को किचन में ले जाता है और उसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि एरिक हमसे गेम खेल रहा है। जो बैग हमने एरिक को दिया था, जो एरिक ने समुद्र में फेंक दिया था, वो बैग अब घर पे है और उस बैग में सारा का सारा सामान बिल्कुल वैसा ही है। ये सब सुनकर मैट गुस्से से पागल हो जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम को भी शायद इसी ने ही मारा है। जब एरिक उन्हें घबराया हुआ देखकर उनकी बातें सुनने के लिए आता है तो मैट उसे बहुत बुरा भला कहता है और एक बात को संभालते हुए कहता है, अपने मिशन पर काबू रखो, हमें किसी भी तरह बस ये रात गुजारनी है। सुबह होते ही हम इन लड़कियों को अपनी कार की चाबी दे देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये तीनों भी अब उन लड़कियों के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो लड़कियां इनसे एक गेम खेलने के लिए कहती है, जिस गेम में इन्हें आपस में एक दूसरे के लिए जानना था। वो लड़की ने बताती है कि वो एक तो प्रिंसेस है। ये बात सुनकर वो तीनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी लड़की ने बताती है कि वो कुंफू चैंपियन है और अपने आप को जाहिर करने के लिए वो यहाँ पर एरिक को पटाकर एक चेयर पर लेटा देती है। और ये गेम खेलते खेलते इन लोगों की दोस्ती बढ़ जाती है और तभी वहाँ पर लाइट भी चली जाती है। एरिक जब लाइट को ठीक करने के लिए बाहर निकलता है तो एक लड़की उसके पीछे ही आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे और इसी के दौरान समुद्र से एक बार फिर से आवाज आती है और वो आवाज इन तीनों को हिप्नोटाइज कर रही थी। और वो लड़की एरिक की ये हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे होश दिलाने की कोशिश करती है, पर एरिक को होश नहीं आता और वो तीनों समुद्र की तरफ जाने लगे थे। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे ही थे लेकिन तभी उसे होश आ गया और वो देखता है कि समुद्र के किनारे पर बहुत सारा खून और इंसानी जिस्म के ऑर्गन्स पड़े हुए थे। ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की जो एरिक के साथ थी वो एरिक के ही पॉकेट से गन निकालकर एरिक के ऊपर तान देती है और पूछती है कि बताओ तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। समझ तो उन्हें भी कुछ भी नहीं आ रही। एरिक उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे दोपहर में भी ऐसे बहुत सारे निशान मिले थे, जरूर यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है, हमें लड़ने की बजाय हमें अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। असल में यहाँ पर मेट और उसके साथ जो लड़की थी वो दोनों गायब थे। इससे पहले ये लोग कुछ और करते। समुद्र से दोबारा वो आवाज आने लगती है जो उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है। मुश्किल से ये दोनों अपने आप को होश में लाने की कोशिश करते हैं और पॉल एरिक से कहता है कि हमें अपने घर वापस जाकर कानों के अंदर कुछ लगाना चाहिए ताकि ये आवाज हमें तंग ना करे और हम इससे अपने साथियों को भी ढूंढ ले। तो उन्होंने देखा कि वो लड़की पहले से ही उस घर में थी जो मैप ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एरिक को अब उसी के ऊपर शक होने लगता है, ये सब ये लड़की तो नहीं कर रही। वो उसके ऊपर गन तान देता है और तभी समुद्र से दोबारा वो आवाज आने लगती है। एरिक हिप्नोटाइज होने लगता है और वो लड़की इस सब का फायदा उठाते हुए एरिक के सीने के अंदर चाकू घुसा देती है। कुछ देर के बाद एरिक को जब होश आया तो उसने देखा कि उसे पॉल संभाल रहा था और उसे वॉशरूम में लेकर गया और टॉयलेट पेपर की मदद से, ताकि इन दोनों को कोई आवाज नहीं सुनाई दे। एरिक अब मैट को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था और उसी में एरिक का पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पर स्लिप हो जाता है और उसके स्लिप होते ही ना दिखने वाली चीज उसे समुद्र के अंदर ले जा रही थी और उसे डुबा देती। पॉल ने दूर से हल्का फुल्का ये नजारा देखा था। अब उसके साथ ये सब ना हो जाए और अपने आप को घर के प्लेट के साथ बांध देता है ताकि वो आवाजें उसे अपनी तरफ ना अट्रैक्ट कर सके। उससे आवाजें तो बहुत आई लेकिन इन रस्सियों ने अपना काम कर दिया। पॉल के हिप्नोटाइज होने पर भी पॉल समुद्र के पास नहीं पड़ा। फिर सुबह हो जाती है, पॉल को होश आ जाता है। वो अपने आप को रस्सियों से आजाद करता है। तभी उसके माइंड के फ्लैशबैक के सीन से उसे पता चलता है कि एरिक ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस को यहाँ आने का बता दिया था क्योंकि उसे एरिक पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि एरिक जरूर उन्हें धोखा देगा। वो एरिक को पकड़वाना चाहता था लेकिन यहाँ आकर तो खुद ही फंस गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो तीनों लड़की समुद्र के बीच में खड़ी हुई गाना गाती हुई उसे नजर आती और उसे अपने पास बुला रही थी और ये आवाजें वही थी जो उनको पहले सुनाई दे रही थी। पॉल भी हिप्नोटाइज हुआ और उस तरफ बढ़ने लग जाता है और आकर वो लड़कियां उसे एकदम से पानी के अंदर ले जाती है और पानी के अंदर हमें देखने को मिला कि ये लड़कियां आम लड़कियां नहीं थी, असल में ये मरमेड्स थी। ये लोगों को उस तरह अट्रैक्ट करके यहाँ डुबा दिया करती थी। अगले सीन में हम डेनिस को उसी समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ देखते हैं। उसका पाँव उस टाइम ज्यादा जख्मी था। हमें ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी ने हमला किया था लेकिन वो फिर भी बच गई थी। लेकिन वो अपने कपड़े फाड़ते हुए अपने जख्म को बांध देती है और जब उस घर के अंदर आती है और वहाँ पर देखती है कि उस घर में कोई भी नहीं होता, उसका कोई साथी नहीं था और जिस पेंटिंग को वो इतनी मेहनत से चुरा कर लाई थी वो पेंटिंग यहाँ दीवार पर लगी हुई थी। एकदम से दोबारा कोई ना दिखने वाली चीज डेनिस को भी खींचते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है और उसे डुबा देती है और फिर हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जो असल में मरमेड्स की पेंटिंग थी। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि इस पेंटिंग के अंदर पूरी कहानी बसी हुई थी जिस कहानी का ये सब हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।